क्वेश्चन में देखो लिक्विड ए एंड लिक्विड बी फॉर्म्स एन आइडियल सॉल्यूशन एट अ टेम्परेचर T. PA naught is given to you 0.4 bar, PB naught is 0.6 bar. In a cylindrical pistol arrangement, 2 moles of vapor of A and 3 moles of vapor of B are present at a pressure of 0.3 bar. अब क्या कर रहे हैं कि पहले उसने बोला हुआ है कि अगर इनिशियल वॉल्यूम 10 डेसीमीटर क्यूब है तो फाइनली जब फर्स्ट ड्रॉप बनेगी तो उस समय वॉल्यूम बताना है, एक क्वेश्चन। दूसरे पार्ट में उसने पूछा है कि कॉम्पोजिशन ऑफ फर्स्ट ड्रॉप बताना है, और तीसरे पार्ट में पूछा है कि अगर पूरी वेपर कंडेंस कर जाएगी तो उसके बाद जो लास्ट बबल वेपर का बनेगा उसका कॉम्पोजिशन बताना है, उसका प्रेशर रिपोर्ट करना है, ठीक है। सो इट मींस आपको पहले क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें वेपर भरी हुई है, कोई वाटर नहीं है नीचे या कोई लिक्विड नहीं है नीचे, लेकिन जैसे जैसे आप प्रेशर इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, वेपर कंडेंस करना स्टार्ट होगी। ओके, तो उसने बोला जब फर्स्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड फॉर्म होगा, तो फर्स्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड फॉर्म होने का मतलब जो लिक्विड है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल अमाउंट है, यानी कि जो 2 मोल्स ऑफ ए और 3 मोल्स ऑफ बी है वो पूरा का पूरा वेपर फेज में ही है। सो आई कैन से कि यहाँ पे जो 2/5 और 3/5 मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी है उसको वेपर फेज कॉम्पोजिशन मान सकते हैं। पहले क्वेश्चन आपने सबने देख लिया ना, आई एम स्टार्टिंग द सॉल्यूशन नाउ, राइट। सो देखो क्वेश्चन के हिसाब से जो हमें सबसे पहले इंफॉर्मेशन गिवन है, वी हैव अ इंफॉर्मेशन दैट PA naught is equal to 0.4 bar and PB naught is equal to 0.6 बार। ये दो इंफॉर्मेशन तो डायरेक्ट अवेलेबल है हमारे पास। PA naught is 0.4 बार एंड PB naught is 0.6 बार। अच्छा, जो वेपर वेसल में दिया हुआ है उसमें पहले वेपर दिया हुआ है, नो लिक्विड इज प्रेजेंट। तो ये हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें पूरी की पूरी वेपर प्रेजेंट है, जिसके हिसाब से मोल फ्रैक्शन ऑफ ए अगर हम YA लिखेंगे तो दिस कम्स आउट टू बी 2/5 and if we write YB then this is 3/5। और अब इसमें कोई एक ड्रॉप ऑफ लिक्विड बनी जिसका कॉम्पोजिशन सबसे पहले निकालना है। ये एक लिक्विड की ड्रॉप बनी जिसका हमें कॉम्पोजिशन रिपोर्ट करना है। तो आपको YA YB गिवन है, करस्पॉन्डिंग टू दिस आपको XA XB सॉल्व करना है एंड फॉर दैट यू विल गेट टोटल प्रेशर फर्स्ट। और एक बार टोटल प्रेशर अगर हमारे पास आ जाएगा तो उससे हम जो इनिशियल वॉल्यूम है और फाइनल वॉल्यूम है वो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। सो लेट मी स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास YA YB है, तो उस क्वेश्चन में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व होगा, 2 के बाद हम 1 पे पहुंचेंगे और फिर लास्ट में क्वेश्चन नंबर 3 लाएंगे। तो हमारे पास YA एंड YB है, तो आपको फॉर्मूला पता है YA इज इक्वल टू XA इंटू PA नॉट अपॉन टोटल प्रेशर एंड YB इज इक्वल टू XB इंटू PB नॉट अपॉन टोटल प्रेशर। एंड वन मोर इन्फॉर्मेशन इज देयर दैट YB इज इक्वल टू 1 माइनस XA। तो अगर मैं YA और YB का रेशियो लिख दूं सीधे सीधे, so YA by YB will be equal to XA into PA naught upon 1 minus XA into PB naught हो जाएगा। अब देखो PA naught PB naught पता है, XA is the only unknown और YA YB का रेशियो पता है। So if you solve it, it will come out to be 2/3 is equal to 2/3 is equal to, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो तो XA तो एज इट इज फिक्स्ड है, PA naught की जगह 0.4, 1 minus XA into 0.6। यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके XA की वैल्यू निकलेगी सबसे पहले। So if you simplify from here, you will get XA is equal to 0.5। एक बार आपका XA आ गया तो now you can calculate PT equal to XA into PA naught upon YA। PT is equal to XA into PA। एक बार फिर से पूरा क्वेश्चन देख लो, सिंप्लीफाई करके मैंने पूरी बात लिखी हुई है। सबसे पहले बताया कि आपको PA नॉट की वैल्यू 0.4 बार, PB नॉट की वैल्यू 0.6 बार दे रखी है। जो कंटेनर है उसके अंदर YA की वैल्यू 2/5, YB की वैल्यू 3/5 आई। जब फर्स्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड फॉर्म होगा उस टाइम पे वेपर जो है वो ऑलमोस्ट जो कॉम्पोजिशन है वो मेंटेन रहेगा लिक्विड की, क्योंकि फर्स्ट ड्रॉप फॉर्म हो रही है। फर्स्ट टाइम Y की वैल्यू 2/5 इसलिए लिखी क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है ना, वेपर देखो क्या दिया हुआ है, वेपर का कॉम्पोजिशन दे रखा है 2 मोल्स ऑफ A एंड 3 मोल्स ऑफ वेपर B। तो कॉम्पोजिशन का मोल कितना हुआ, 2/5 एंड 3/5।
तो YA की वैल्यू आई XA इंटू PA नॉट अपॉन PT, YB की वैल्यू XB इंटू PB नॉट बाई PT, XB की जगह 1 माइनस XA। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? उसके बाद आपने YA YB का रेशियो लिखा XA इंटू PA नॉट अपॉन 1 माइनस XA इंटू PB नॉट, जिसकी वैल्यू 2/3 आई। तो XA की XA इंटू 0.4 अपॉन 1 माइनस XA इंटू 0.6 करके सॉल्व करा, XA की वैल्यू 0.5 आ गई। उसके बाद टोटल प्रेशर निकाल लिया XA इंटू PA नॉट अपॉन YA करके, तो टोटल प्रेशर 0.5 ATM आ गया। फिर चूंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है थ्रू आउट द कंडेंसेशन प्रोसेस, तो हमने बॉयल्स लॉ अप्लाई कर दिया, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। इनिशियल प्रेशर 0.3 बार, वॉल्यूम 10 लीटर्स, फाइनल प्रेशर 0.5 बार, वॉल्यूम निकालना था तो 6 डेसीमीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड पार्ट के लिए मैंने आपसे बताया कि जब पूरी की पूरी वेपर कंडेंस हो जाएगी, जब पूरी वेपर कंडेंस कर जाएगी, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपका जो लिक्विड बनेगा वो ऑलमोस्ट पूरी भी जितनी वेपर कंडेंस थी वो पूरा लिक्विड बन गया। तो जो YA था वो XA हो गया, जो YB था वो XB हो गया। PA नॉट PB नॉट की वैल्यू 0.4 एंड 0.6 दिया हुआ है, सो YA इक्वल टू XA इंटू PA नॉट अपॉन XA इंटू PA नॉट प्लस XB इंटू PB नॉट लगाया। आपको XA XB की वैल्यू पता है, पुट करो तो YA YB सॉल्व हो के आ जाएगा, और टोटल प्रेशर के लिए XA इंटू PA नॉट प्लस XB इंटू PB नॉट अप्लाई करो, आपका टोटल प्रेशर सॉल्व हो के आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था कि हम लोग आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के डिफरेंसेस स्टडी करेंगे। सो आई एम मूविंग टू दैट साइड नाउ। अभी ये क्वेश्चन आपको क्लियर है ना? आपको थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट है, मैंने आपको नोट्स दे दिए थे तो आपने आई होप नोट डाउन कर लिया होगा। अब अपनी नोटबुक में फटाफट सारे पॉइंट बाई पॉइंट देखते जाओ। पहले मैं आपको सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जब मैं सारे पॉइंट एक्सप्लेन कर लूंगा तब आप लास्ट में डाउट पूछिएगा, ठीक है? व्हेन आई विल कम बैक टू दिस स्लाइड अगेन, तब आप डाउट पूछिएगा। टिल देन आप सारे पॉइंट नोट डाउन करते चलना, आपको जो जो डिफिकल्टी है उसे हाईलाइट कर लेना। जब मैं सारे पॉइंट्स बता दूंगा तो फिर आप अपने डाउट पूछना शुरू करना, बीच में इंटरप्ट नहीं करना, क्योंकि उससे फिर कनेक्टिविटी ब्रेक होगी, आप सारे रूल समझ नहीं पाओगे। सो आई ट्राई टू एक्सप्लेन एवरीथिंग आपको, इसलिए मैंने पहले नोट्स दे दिए थे। आई विश आपने उसको ठीक से देख लिया है। अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है? So this was the first slide जहाँ से हमें स्टार्ट करना है। We have to discuss the properties of ideal solution and non-ideal solutions। हमने इंडिविजुअली सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस करी हुई है, अब मैं आपको तीनों को कंपैरेटिव फॉर्म में सिखा रहा हूँ। मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन जो लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर से आता है वो स्टेबल से ही सॉल्व होगा। जितने थ्योरेटिकल टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर में इन डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, वो सब स्टेबल से सॉल्व होंगे, इसलिए मैंने सब सम अप करके एक जगह लिखा हुआ है, आपको केयरफुली समझते हुए चलना है। सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है इंटरेक्शन। तो जब मैंने आपको फर्स्ट डे सॉल्यूशंस पढ़ाया था, इसमें आपको बताया था कि लिक्विड एंड लिक्विड सॉल्यूशन में अगर हमने एक लिक्विड ए को एक लिक्विड बी में डिसॉल्व कराया, तो पहले हमें ए से ए का इंटरेक्शन ब्रेक करना पड़ता है, बी से बी का इंटरेक्शन ब्रेक करना पड़ता है, और फिर ए से बी का इंटरेक्शन फॉर्म होता है। सो व्हेन आप ए से ए का इंटरेक्शन ब्रेक करोगे और बी से बी का इंटरेक्शन ब्रेक करोगे, तो इस प्रोसेस में आप एनर्जी प्रोवाइड करोगे, और जब ए से बी का इंटरेक्शन फॉर्म होगा तो एनर्जी रिलीज होगी, राइट? फिर मैंने आपको समझाया था कि अगर हमने पहले दो प्रोसेस जिसमें ए से ए का इंटरेक्शन ब्रेक करने में और बी से बी का इंटरेक्शन ब्रेक करने में एनर्जी प्रोवाइड करी है, तो जो नेट अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो सप्लाई हुई, और लास्ट में जब हमारे ए से बी का इंटरेक्शन क्रिएट हुआ तो उससे एनर्जी रिलीज हुई। ओके, सो एक प्रोसेस में एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है और फिर एक एनर्जी रिलीज हो रही है। सो नेट रिजल्टेंट इज व्हाट? थ्री पॉसिबल केसेस आर देयर। या तो जितने अमाउंट ऑफ एनर्जी आपने सप्लाई करी एग्जैक्टली उतनी रिलीज हो जाए, सो डेल्टा इज जीरो, जिसको हम लोग आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। दूसरा केस, आपने जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करी उससे कम रिलीज हुई, यानी प्रोसेस एंडोथर्मिक, डेल्टा इज पॉजिटिव, दैट मींस नॉन आइडियल सॉल्यूशन, पॉजिटिव डेविएशन। और तीसरी पॉसिबिलिटी, आपने जितनी एनर्जी प्रोवाइड करी उससे कम एनर्जी रिलीज हुई, तो उससे ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई, तो प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, दैट इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नेगेटिव डेविएशन, डेल्टा इज नेगेटिव। तो उसी में देखो सबसे पहला पॉइंट लिखा है इंटरेक्शन। तो आइडियल सॉल्यूशन में ए का ए के साथ इंटरेक्शन, बी का बी के साथ इंटरेक्शन और ए का बी के साथ इंटरेक्शन सब सेम होगा। अभी आप जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई कर रहे हो उतनी एक्जैक्टली अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। सो इंटरेक्शन ऑफ ए विद ए, बी विद बी सेम एज ए विद बी, मतलब ए का ए के साथ इंटरेक्शन, ए का बी के साथ इंटरेक्शन और बी का बी के साथ इंटरेक्शन, सारे टाइप ऑफ इंटरेक्शन जो है वो कैसे होंगे? सेम होंगे। तो जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी आपने सप्लाई करी है एक्जैक्टली उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो जाएगी, ठीक है? सो डेल्टा एच विल बी जीरो, दिस इज आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में आपने एनर्जी जो सप्लाई करी है वो ज्यादा है और रिलीज कम है, तो इसका मतलब ए और बी का इंटरेक्शन ज्यादा होगा
एज कम्पेयर टू ए बी, यानी बॉन्ड ब्रेक करने में ज्यादा एनर्जी सप्लाई हो रही है और बॉन्ड फॉर्म होने में एनर्जी कम रिलीज हो रही है, तो दैट मींस इंटरेक्शन ऑफ ए एंड बी बी इज मोर देन दैट ऑफ ए बी। थर्ड पार्ट इज कि अगर हमारे पास नॉन आइडियल नेगेटिव डेविएशन सोल्यूशन है तो उसमें ए और बी का इंटरेक्शन कम होगा और ए बी का इंटरेक्शन ज्यादा होगा, तो आपने जो एनर्जी सप्लाई करी है वो कम करी है और रिलीज वाली एनर्जी ज्यादा हो रही है, तो इससे नेट अमाउंट ऑफ प्रोसेस इज डेल्टा एच नेगेटिव एक्सोथर्मिक प्रोसेस। सबसे पहला केस क्लियर हुआ, इंटरेक्शन। अच्छा, इस टेबल का यूटिलिटी बता रहा हूँ कि जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इनमें से कोई एक प्रॉपर्टी आपको गिवन होगी क्वेश्चन में, जिससे आप ये डिसाइड करोगे कि ये कौन से टाइप का सोल्यूशन है, और एक बार उस प्रॉपर्टी से आपने डिसाइड कर दिया है कि किस टाइप का सोल्यूशन है, तो फिर बची हुई प्रॉपर्टीज आपके ऑप्शंस होगी जिससे आपको डिसाइड करना होगा कौन सा आंसर मार्क करना है। तो इसलिए ऑल द प्रॉपर्टीज आर रेलेवेंट, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में कई प्रॉपर्टीज पूछी जा सकती है। एक प्रॉपर्टी वो है जो आपके इस बात को डिसाइड करेगा कि कौन सी प्रॉपर्टी कनेक्ट हो रही है, जिससे आप डिसाइड करोगे कि इस टाइप का सोल्यूशन है, और बाद की प्रॉपर्टी से आपको ये डिसाइड करना है कि कौन सा ऑप्शन मार्क करना है। तो पहला चीज इंटरेक्शन समझ आ गया सबको। सेकेंड प्रॉपर्टी इज डेल्टा वी मिक्सिंग। डेल्टा वी मिक्सिंग का मतलब हुआ तो जैसे आपने लिक्विड ए को लिक्विड बी में डिसॉल्व कराया, जब लिक्विड ए को लिक्विड बी में डिसॉल्व कराया तो उससे क्या होगा कि जब हमारे पास ए और ए का इंटरेक्शन, बी और बी का इंटरेक्शन और ए और बी का इंटरेक्शन, सारे इंटरेक्शन सेम है, व्हेन ऑल इंटरेक्शंस आर सेम इट सिंपली मींस कि आप जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई कर रहे हो उतनी एक्जैक्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है। तो जितना ए से ए का गैप था, बी से बी का गैप भी उतना ही और ए से बी का गैप भी उतना ही है। तो अगर आपने 10 ml ऑफ लिक्विड ए 10 ml ऑफ लिक्विड बी में डिसॉल्व किया तो टोटल वॉल्यूम 20 ml बनेगा। सो चेंज इन वॉल्यूम इज जीरो, मतलब जितना सॉल्यूशंस के इनिशियल कंपोनेंट यानी सॉल्यूट का सॉल्वेंट का वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम सॉल्यूशन का है। सो डेल्टा वी जीरो। सो मिक्सिंग करने के बाद वॉल्यूम चेंज इज जीरो फॉर आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में देखो पहले इंटरेक्शन ज्यादा है और बाद में इंटरेक्शन वीक है, तो पहले मॉलिक्यूल पास पास है, बाद में दूर दूर चले गए। फर्स्ट इंटरेक्शन इज ए और बी का इंटरेक्शन ज्यादा है, ए बी का इंटरेक्शन कम है, तो पहले मॉलिक्यूल्स पास है, बाद में दूर चले गए। तो जब पहले पास है और बाद में दूर चले गए इसका मतलब वॉल्यूम इंक्रीज करा, तो डेल्टा वी मिक्सिंग पॉजिटिव आएगा। और नेगेटिव डेविएशन में ए और बी का इंटरेक्शन कम है, यानी पहले मॉलिक्यूल्स दूर दूर थे, बाद में ए बी का इंटरेक्शन ज्यादा है तो मॉलिक्यूल्स पास आ गए, तो वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा। दैट्स व्हाई डेल्टा वी मिक्सिंग इज लेस देन जीरो। ठीक है। थर्ड पार्ट इज डेल्टा एच मिक्सिंग। डेल्टा एच इज एंथैल्पी। एंथैल्पी के केस से तो हमने डिसाइड ही करा था आइडियल सॉल्यूशन का डेल्टा एच जीरो होता है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में डेल्टा एच पॉजिटिव एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है, और नेगेटिव डेविएशन में डेल्टा एच नेगेटिव एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब फोर्थ पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट 3 पॉइंट तो सिंपल है, जो मैंने आपको जहां से डेफिनेशन बताई थी उसी से डिफाइन हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट से आपको ध्यान देना है, दिस इज एंट्रोपी। सो एंट्रोपी के केस में देखो क्या होता है कि एंट्रोपी का मतलब होता है रैंडमनेस मेजरमेंट। तो अगर किसी भी प्रोसेस से या किसी भी फिनोमेनन में रैंडमनेस इंक्रीज करेगी तो वी विल से एंट्रोपी विल इंक्रीज। तो यहाँ पे हम कोई भी सॉल्यूशन बनाए, चाहे आइडियल सॉल्यूशन बनाए, चाहे नॉन आइडियल सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन बनाए, चाहे नॉन आइडियल सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएशन बनाए, इन ऑल थ्री टाइप ऑफ सॉल्यूशंस एंट्रोपी इज इंक्रीजिंग। व्हाई एंट्रोपी इज इंक्रीजिंग? बिकॉज पहले प्योर लिक्विड ए था, प्योर लिक्विड बी था, बाद में सॉल्यूशन बना। तो पहले ए की सराउंडिंग में ए था, बी की सराउंडिंग में बी था, और सॉल्यूशन बनने के बाद ए की सराउंडिंग में बी और बी की सराउंडिंग में ए आया। मतलब रैंडमनेस हर केस में बढ़ रही है इररिस्पेक्टिव ऑफ एनर्जी। एंट्रोपी इज रैंडमनेस। पहले में ए, बी की सराउंडिंग में बी, फिर जब सॉल्यूशन बना ए की सराउंडिंग में बी और बी की सराउंडिंग में ए आया, मतलब रैंडमनेस इंक्रीज करी। Non-ideal deviation, negative deviation, entropy is increasing. This is most important point, एकदम carefully याद रखना है। सब में चूंकि आइडियल में जीरो, डेविएशन में पॉजिटिव, नेगेटिव डेविएशन में नेगेटिव आता है, तो मुस्लिम यहाँ गलती कर जाते हैं। तो केयरफुली देख लो, एंट्रोपी चेंज जो है वो इन ऑल थ्री केसेस विल all three increase because सॉल्यूशन बनने के बाद ए की सराउंडिंग में बी और बी की सराउंडिंग में ए आ गया है, इसका मतलब रैंडमनेस इंक्रीज करेगा, एंट्रोपी इंक्रीजेस। इसके बाद गिव्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा माइनस टी डेल्टा एस। आपने थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा होगा, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस।
डेल्टा जी और फिजिबल प्रोसेस का गिव्स फ्री एनर्जी हमेशा क्या होता है, नेगेटिव। सॉल्यूशन बन रहा है, डेल्टा जी नेगेटिव, पॉजिटिव बन रहा है, नेगेटिव डेविएशन। अगर सॉल्यूशन बनेगा ही नहीं तो सॉल्यूशंस प्रैक्टिकली बन रहे हैं, और अगर प्रैक्टिकली बन रहे हैं इसका मतलब दैट प्रोसेस इज फीजिबल, एंड इफ दैट प्रोसेस इज फीजिबल दैट मींस इन ऑल डेल्टा जी विल बी नेगेटिव। तो दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, हर केस में एंट्रोपी इंक्रीज करेगी और करेगी, एंट्रोपी विल इंक्रीज एंड गिव्स फ्री एनर्जी विल डिक्रीज। ठीक है, दैट व्हिच इज राउल्ट्स लॉ। तो मैंने जब राउल्ट्स लॉ बताया था तो आपको बोला था दैट राउल्ट्स लॉ इज वैलिड फॉर आइडियल सॉल्यूशंस। राउल्ट्स लॉ इज वैलिड फॉर आइडियल सॉल्यूशंस, और पॉजिटिव डेविएशन में राउल्ट लॉ से पॉजिटिव डेविएशन आता है और नेगेटिव डेविएशन में राउल्ट लॉ से नेगेटिव डेविएशन आता है। तो जो टर्म हम यूज कर रहे हैं पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन, दिस इज एक्चुअली विद रिस्पेक्ट टू राउल्ट्स लॉ। तो टर्म रिप्रेजेंट कर रहे हैं पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, दिस इज एक्चुअली विद रिस्पेक्ट टू राउल्ट्स लॉ। आइडियल सॉल्यूशंस राउल्ट लॉ फॉलो करेंगे, पॉजिटिव डेविएशन में राउल्ट लॉ से पॉजिटिव डेविएशन आएगा और नेगेटिव डेविएशन में राउल्ट लॉ से नेगेटिव डेविएशन आएगा। इज दैट ओके? दिस इज फर्स्ट स्लाइड जो आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए। इंटरैक्शंस, डेल्टा वी मिक्सिंग, डेल्टा एच मिक्सिंग, एंट्रोपी, गिव्स फ्री एनर्जी एंड राउल्ट्स लॉ। ठीक है, टू द नेक्स्ट सेगमेंट। अब देखो राउल्ट्स लॉ के केस में आपको पता है कि अगर आइडियल सॉल्यूशन है तो PA इक्वल टू XA इनटू PA नॉट, PB इक्वल टू XB इनटू PB नॉट, एंड टोटल प्रेशर इज XA इनटू PA नॉट प्लस XB इनटू PB नॉट। ठीक है, यहाँ तक का रिजल्ट समझ आया? राउल्ट्स लॉ PA इज इक्वल टू XA इनटू PA नॉट प्लस XB इनटू PB नॉट, और टोटल प्रेशर XA इनटू PA नॉट प्लस XB इनटू PB नॉट है। अगर नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा और पॉजिटिव डेविएशन होगा तो पॉजिटिव डेविएशन मतलब हर वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी। आपको ग्राफ याद है जब उन्होंने राउल्ट्स लॉ के ग्राफ बनाए थे? तो ग्रेटर मतलब जब पॉजिटिव डेविएशन मतलब हर वैल्यू रिलेटिव वैल्यू से ज्यादा आएगी। सो PA विल बी ग्रेटर देन XA into PA naught, PB will be greater than XB into PB naught, and PT will be equal to XA into PA naught plus XB into PB naught से ज्यादा वैल्यू आएगी। And when it is a negative deviation तो हर corresponding वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी। So PA will be less than XA into PA naught, PB is less than XB into PB naught, and PT is less than XA into PA naught plus XB into PB naught। बिकॉज जो XA into PA naught है और XB into PB naught है, आइडियल सॉल्यूशन की वैल्यू है। आइडियल सॉल्यूशन की वैल्यू से अगर ज्यादा वैल्यू आएगी तो पॉजिटिव डेविएशन आएगा, और आइडियल सॉल्यूशन की वैल्यू से कम वैल्यू आएगी तो नेगेटिव डेविएशन आएगा। अब वही चीज हम लोगों ने देखो प्लॉट में बनाई हुई है। तो राउल्ट्स लॉ का प्लॉट आपको क्लियर हो रहा है? PT की जगह XA into PA naught plus XB into PB naught ले रहे हैं। सिमिलरली अगला प्लॉट देखोगे तो उसमें भी यही चीज है, आप सारी वैल्यूज ऊपर से जाएंगी ग्राफ के, और नेगेटिव डेविएशन में सारी वैल्यूज देखो नीचे से आएगी। जो डॉटेड लाइन मैंने बनाई है दैट इज सपोर्टिंग ग्राफ जो आइडियल सॉल्यूशन की लाइंस दिखा रहा है। तो पहला प्लॉट है वो आइडियल सॉल्यूशन का, वो हमने सबसे पहले डिस्कस किया था राउल्ट्स लॉ में। तो दूसरा प्लॉट है उसमें देखो जो डॉटेड लाइन मैंने बनाई हुई है, दैट डॉटेड लाइन इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द आइडियल बिहेवियर। तो पॉजिटिव डेविएशन में सारी वैल्यूज ज्यादा आएंगे तो ग्राफ उस लाइन के ऊपर से जा रहा है, और नेगेटिव डेविएशन में सारी वैल्यूज कम हो जाएंगे तो ग्राफ उस लाइन से नीचे जा रहा है। इज दैट क्लियर? देन द नेक्स्ट पॉइंट आपको बताया था फ्रैक्शनल डिस्प्लेशन। तो आपको बताया था जो है उससे हम लोग दो लिक्विड्स को उसके कंपोनेंट्स में सेपरेट करवा पाएंगे फॉर आइडियल सॉल्यूशन। अगर आइडियल सॉल्यूशन है तो दोनों लिक्विड्स को उसके कंपोनेंट्स में सेपरेट कर सकते हैं, अगर नॉन आइडियल सॉल्यूशन है तो उसको सेपरेट नहीं कर सकते। इसका लॉजिक बताया था मैंने आपको लास्ट क्लास में कि इससे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनता है। तो अगर पॉजिटिव डेविएशन है, नेगेटिव डेविएशन का केस है, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम दोनों लिक्विड्स को उनके प्योर कंपोनेंट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। सो राउट लॉ क्लियर हो गया। एंड देन इट कम्स टू एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो जो आइडियल सॉल्यूशन है वो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर नहीं बनाते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो है वो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाते हैं लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट का, और जो नेगेटिव डेविएशन है वो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट का। इसी चीज को नीचे देखो मैंने बॉइलिंग कर्व बना रखा है। बॉइलिंग कर्व जो है वो एक्सपेरिमेंटल होते हैं, थ्योरेटिकली इनको नहीं बना सकते, दीस आर एक्सपेरिमेंटल प्लॉट। तो आइडियल सॉल्यूशन के ग्राफ में देखो लिक्विड फेज कंपोजिशन नीचे बना है, वेपर फेज कंपोजिशन ऊपर बना हुआ है। इज दैट ओके? तो इसमें देखो कोई एजियोट्रॉपिक मिक्सचर नहीं है। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का मतलब जहाँ लिक्विड फेज कंपोजिशन वेपर फेज कंपोजिशन के बराबर होता है। डेफिनेशन याद है? मैंने लास्ट क्लास में आपको डेफिनेशन सिखाई थी। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का मतलब क्या होता है? व्हेन लिक्विड फेज कंपोजिशन इज इक्वल टू वेपर फेज कंपोजिशन।
आइडियल सॉल्यूशन के ग्राफ में देखो लिक्विड फेज कॉम्पोजिशन, वेपर फेज कॉम्पोजिशन हमेशा अलग अलग है अनटिल हम लोग प्योर लिक्विड्स पे ना पहुंच जाए। जबकि नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के केस में देखो एक पॉइंट आ रहा है जहां पे एक्स और वाई की वैल्यू सेम है, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे एजियोट्रॉप। एजियोट्रॉप पे देखो एक्स और वाई दोनों कर्व मैच कर गए, और इस चीज में ध्यान से देखो टी ए नॉट और टीबी नॉट दोनों से बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजियोट्रॉप कम है। टी ए नॉट और टीबी नॉट से दोनों के केस से बॉइलिंग पॉइंट जो एजियोट्रॉप है वो कम है, इसीलिए इसको बोलते हैं लोएस्ट बॉइलिंग एजियोट्रॉप, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजियोट्रॉप देखो सारे कॉम्पोजिशन में मिनिमम है। और अगर इसका नेगेटिव डेविएशन का केस चेक करोगे तो उसमें देखो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजियोट्रॉप जो है वो मैक्सिमम है, राइट। लास्ट में सिंपली एग्जांपल्स लर्न कर, तो ज्यादातर एग्जांपल मैंने कुछ लिखे थे। अभी ग्राफ बता दूंगा मैं आपको अगले पॉइंट में। ग्राफ में आपको पॉइंट देखना है बस, जहां पे एक्स और वाई सेम है वो पॉइंट समझ में आ रहा है, जहां पे ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है पॉजिटिव डेविएशन में, लोएस्ट पॉइंट जिसको मैंने डॉटेड लाइन से दिखा रखा है एजियोट्रॉप। तो एजियोट्रॉप का बॉलिंग जो हमारी वाई एक्सिस है वो बॉइलिंग पॉइंट दिखा रहा है, और जो एक्स एक्सिस है वो आपका मोल फ्रैक्शन दिखा रहा है। तो आप वाई एक्सिस पे देखो बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम आ रहा है एजियोट्रॉप का पॉजिटिव डेविएशन, और नेगेटिव डेविएशन में बॉइलिंग पॉइंट देखो एजियोट्रॉप का मैक्सिमम आ रहा है, तो इसीलिए टर्म लिखा था पॉजिटिव डेविएशन में लोएस्ट बॉइलिंग एजियोट्रॉप और नेगेटिव डेविएशन में हाईएस्ट बॉइलिंग एजियोट्रॉप। एंड देन इन द लास्ट आई हैव रिटन एग्जांपल्स। तो बेंजीन एंड टोलुइन सॉल्यूशन होगा तो आइडियल सॉल्यूशन होगा, क्योंकि बेंजीन और टोलुइन के इंटरेक्शन ऑलमोस्ट एक जैसे होते हैं। वाटर और अल्कोहल में पॉजिटिव डेविएशन होगा, क्योंकि वाटर की स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अल्कोहल की स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बाद में वाटर और अल्कोहल की हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक हो जाएगी। और नेगेटिव डेविएशन मिलेंगे तो वाटर एसिटिक, वाटर HNO3, वाटर H2SO4, क्लोरोफॉर्म, एसीटोन, ये सब स्टैंडर्ड एग्जांपल है नेगेटिव डेविएशन के। इसके बाद देखो कुछ स्टैंडर्ड एग्जांपल है जो एनसीईआरटी बुक में है, जो कॉमनली अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, वो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं। उसमें आपको सबसे पहले फिनॉल और एनिलीन का एग्जांपल लर्न करना है, और क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का एग्जांपल लर्न करना है। दीज आर टू मोस्ट स्टैंडर्ड एग्जांपल्स जो ऑलमोस्ट आप ऐसे मान के चलो किसी भी एग्जाम, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पेपर उठाओगे आप तो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पे रिपीट होता है, बिकॉज स्टैंडर्ड एनसीईआरटी लिटरेचर है। सिर्फ मैंने क्रॉप करके पूरा एनसीईआरटी का स्टेटमेंट ही लिखा है, अगर आप बुक खोलोगे तो आप यू फाइंड आउट द सेम स्टेटमेंट। तो मैंने लिखा है नॉन आइडियल नेगेटिव डेविएशन के, ऑल्दो ऊपर मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स लिखे हैं, अगर आप सब लर्न कर सकते नहीं कर सकते हैं तो दैट इज नॉट दैट मच रेलेवेंट। तो मैंने पिछले पेज पे लिखे कुछ 2-3 एग्जांपल्स, वो ठीक से लर्न करने हैं, बट 2 एग्जांपल बहुत स्टैंडर्ड है, फिनॉल एंड एनिलीन और एक क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स, बिकॉज ज्यादातर एग्जाम्स में ये चीज पूछी जाती है, एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है इसलिए बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। पहला एग्जांपल लिखा है फिनॉल एंड एनिलीन, तो इट्स रिटन एन एग्जांपल ऑफ type of mixture is phenol and aniline, which is non-ideal solution, negative deviation. In this case, the intermolecular hydrogen bonding between phenolic proton and lone pair of nitrogen atom of aniline is stronger than respective intermolecular hydrogen bonding. मतलब फिनॉल का फिनॉल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड, एनिलीन का एनिलीन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, वो वीकर होता है एज कंपेयर टू द इंटरेक्शन ऑफ फिनॉल एंड एनिलीन। तो आपको नेगेटिव डेविएशन में रूल बताया था, इंटरेक्शन ऑफ AA एंड BB इज लेस देन दैट ऑफ AB। ए और बीबी का इंटरेक्शन AB के इंटरेक्शन से कम होता है तो नेगेटिव डेविएशन होता है। तो फिनॉल का फिनॉल से हाइड्रोजन बॉन्ड, एनिलीन का एनिलीन से हाइड्रोजन बॉन्ड वीकर होता है एज कंपेयर टू द हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ फिनॉल एंड एनिलीन, दैट्स व्हाई इट इज नेगेटिव डेविएशन। उसी का एक और एग्जांपल देखा है, सिमिलरली अ मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन forms a solution with negative deviation from Raoult's law. This is because chloroform molecule is able to form hydrogen bond with acetone molecule. So normally chloroform का So not this, the previous. Sir, will you please explain the entropy and delta G part again? हाँ, वो सारे पार्ट अभी मैं फिर से एलेबोरेट करूंगा। अभी मैंने आपको एक बार पहले ब्रीफली सारे पॉइंट्स बता दिए, आप जो भी पॉइंट बोलोगे मैं बोर्ड पे लिख के ठीक से समझा दूंगा। ए और बीबी का इंटरेक्शन वाला पॉइंट क्लियर हो गया, डेल्टा बी मिक्सिंग जीरो पॉजिटिव एंड नेगेटिव का पॉइंट क्लियर हो गया, डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो, मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस। एंट्रोपी का मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस। तो पहले क्या हो रहा है, लिक्विड ए का ए के साथ इंटरेक्शन है, बी का बी के साथ इंटरेक्शन है, ठीक है। तो पहले प्योर लिक्विड ए और प्योर लिक्विड बी है, तो ए के सराउंडिंग में ए और बी के सराउंडिंग में बी है, राइट। और जब सॉल्यूशन बना तो क्या हुआ, ए के सराउंडिंग में बी और बी की सराउंडिंग में ए आया। तो पहले ए के सराउंडिंग में ए और बी के सराउंडिंग में बी, मतलब होमोजेनिटी है। जैसे ए के सराउंडिंग में बी और बी की सराउंडिंग में ए आया तो मतलब क्या हुआ, रैंडमनेस बढ़ी, सो एंट्रोपी विल इंक्रीज।
अब वो आइडियल सोल्यूशन है, नॉन आइडियल सोल्यूशन है, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, इन ऑल थ्री केसेस ए की सराउंडिंग में बी और बी की सराउंडिंग में ए जरूर आएगा जब भी सोल्यूशन फॉर्म होगा. So if it will happen, that means entropy will certainly increase. So हर केस में एंट्रोपी जरूर बढ़ेगी क्योंकि रैंडमनेस बढ़ रही है. अगला पॉइंट जो आपने डेल्टा जी का पूछा उसमें भी सेम लॉजिक है. डेल्टा जी के केस में क्या हो रहा है बेटा कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है. डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है. So delta G is gives free energy, which is referred as delta G is equal to delta H minus T delta S. आपने थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा होगा. Delta G is equal to delta H minus T delta S. Delta G gives free energy. Delta H is enthalpy. Delta S is entropy. तो अगर कोई भी प्रोसेस feasible होता है तो delta G नेगेटिव होता है. इक्विलिब्रियम में delta G जीरो होता है और नॉन feasible प्रोसेस का delta G पॉजिटिव होता है. तो अभी ये प्रोसेस कैसा है हमारा? feasible प्रोसेस है क्योंकि सोल्यूशन बन रहा है. अगर सोल्यूशन बनेगा नहीं तो हम उसकी स्टडी नहीं करेंगे. तो सारे टाइप के सोल्यूशंस बन रहे हैं. इसका मतलब इन ऑल थ्री केसेस डेल्टा जी इज नेगेटिव. अच्छा, राउल्स लॉ का पॉइंट क्लियर है. राउल्स लॉ के बाद मैंने आपको नेक्स्ट पॉइंट में राउल्स लॉ के प्लॉट्स बताए. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में बताया था आइडियल सॉल्यूशन में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट होगा. जैसे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हायर होंगे तो आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर हो गई, बॉन्ड स्ट्रॉन्गर हो जाएगा. समझ आया? Sir, can you explain second point? मैंने बोला फिनॉल से एनिलीन के बीच में अगर हाइड्रोजन बॉन्ड, फिनॉल और फिनॉल की हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक है, एनिलीन से एनिलीन की हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक है, बट फिनॉल से एनिलीन की हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे तो स्ट्रॉन्गर हो जाएगी. तो उस प्रोसेस से क्या हुआ कि पहले इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम थे, बाद में ज्यादा हो गए. सो व्हाट विल बी द आउटकम? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पहले कम, पहले इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम, बाद में ज्यादा, मतलब नेगेटिव डेविएशन. विद द क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन. क्लोरोफॉर्म का क्लोरोफॉर्म के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन सकता, एसीटोन का एसीटोन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन सकता. तो दोनों के केस में कौन सा फोर्स काम करेंगे? वॉन टू वॉन फोर्सेस. और जब क्लोरोफॉर्म को एसीटोन में डिसॉल्व करेंगे तो क्लोरोफॉर्म और एसीटोन के बीच में बॉन्ड बनेगा हाइड्रोजन बॉन्ड. क्लोरोफॉर्म और एसीटोन के बीच में जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तो ऑब्वियसली इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा होगा क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड वॉन टू वॉन फोर्स स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है. हाइड्रोजन बॉन्ड वॉन टू वॉन फोर्स के रिस्पेक्ट में स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है. इस वजह से इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एनहांस करे तो डेफिनेटली नेगेटिव डेविएशन आएगा. ठीक है, क्लियर यहाँ तक? Sir, second point. Second point means वॉल्यूम. वॉल्यूम में मैंने बताया कि देखो ए का ए के साथ इंटरेक्शन, बी का बी के साथ इंटरेक्शन और ए का बी के साथ इंटरेक्शन सेम है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले जितने मॉलिक्यूल ए से ए की दूरी थी, बी से बी की दूरी थी, उतनी ए से बी की डिस्टेंस है. तो जितना डिस्टेंस ए से ए, बी से बी और ए से बी है वो सेम है. तो जितना वॉल्यूम पहले था उतना ही वॉल्यूम बाद में होगा. तो चेंज इन वॉल्यूम जीरो. ठीक है. जब हमने पॉजिटिव डेविएशन लिया तो ए और बी का इंटरेक्शन ज्यादा है और ए बी का इंटरेक्शन कम है. यानी पहले मॉलिक्यूल पास पास थे, बाद में दूर चले गए. तो पहले मॉलिक्यूल पास पास थे, बाद में दूर चले गए. इसका मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बाद में दूर चले गए तो इसका मतलब वॉल्यूम इंक्रीज कर गया. तो डेल्टा वी मिक्सिंग पॉजिटिव. और नेगेटिव डेविएशन में ए और बी का इंटरेक्शन कम है और ए बी का इंटरेक्शन ज्यादा है. तो पहले मॉलिक्यूल दूर दूर थे, बाद में पास आ गए. सॉरी, पहले मॉलिक्यूल पास पास थे क्योंकि इंटरेक्शन ज्यादा था, बाद में दूर चले गए तो वॉल्यूम चलती नेगेटिव हो जाएगा. नेगेटिव डेविएशन समझ में ना, ए और बी का इंटरेक्शन कम है ए बी से. तो पहले इंटरेक्शन कम है तो मॉलिक्यूल दूर दूर है, बाद में इंटरेक्शन ज्यादा हो गया तो मॉलिक्यूल्स पास पास आ गए. तो पहले दूर थे तो वॉल्यूम ज्यादा था, पास आ गए तो वॉल्यूम कम हो गया. चेंज इन वॉल्यूम नेगेटिव. ठीक है, ओके यहाँ तक? अभी तक सारे पॉइंट क्लियर है. अब यहीं पे बस आपको एक बार बॉइलिंग कर्व और बता देता हूँ. जो हम लोगों ने बॉइलिंग पॉइंट के कर्व्स देखे थे उसको एक बार थोड़ा और समझा देता हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा टेक्निकल, ऑल्दो दे आर एक्सपेरिमेंटल कर्व्स, तो आपसे कोई उससे और डिटेल नहीं पूछ सकता. तो फिर भी एक बार पॉइंट समझाने की कोशिश करता हूँ. तो जैसे हमने पॉजिटिव डेविएशन के केस में लास्ट क्लास में बताया था आपको, जो पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सोल्यूशन होता है इसको हम लोग लोएस्ट बॉइलिंग एजियोट्रॉप बोलते हैं. we'll say it lowest boiling azeotrope. This is referred as lowest boiling azeotrope. तो आप देखो मैंने इसका प्लॉट बनाया था, एक बार आपको फिर से बना के दिखा रहा हूँ.
तो नेगेटिव डेविएशन में देखो ये हमने लिक्विड फेज वेपर फेज प्लॉट बनाए थे। ये जो पॉइंट है जहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू सेम है, तो नीचे वाली लाइन है वो लिक्विड फेज रिप्रेजेंट कर रहा है, ऊपर वाला का वेपर फेज रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस इज लिक्विड, दिस इज वेपर। ये हमारा प्योर लिक्विड ए का बॉइलिंग पॉइंट टी ए नॉट, ये प्योर लिक्विड बी का बॉइलिंग पॉइंट टी बी नॉट। तो हम वाई एक्सेस पे एक्चुअली प्लॉट कर रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट और एक्स एक्सेस पे प्लॉट कर रहे हैं मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स ए 1 है, एक्स बी लिखेंगे तो 0 आ जाएगा। यहाँ पे एक्स ए की वैल्यू 0 हो गई, तो एक्स बी की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब जो ये वाला पॉइंट है इसको हम लोग बोलते हैं एजियोट्रॉप। दिस इज रिफर्ड एज एजियोट्रॉप। एजियोट्रॉप वाले पॉइंट को ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक्स ए इक्वल टू वाई है, लिक्विड फेज कॉम्पोजिशन वेपर फेज कॉम्पोजिशन बराबर है और उसका बॉइलिंग पॉइंट देखो लोएस्ट है। दैट्स व्हाई इट इज रिफर्ड एज लोएस्ट बॉइलिंग एजियोट्रॉप। समझ आया? Yes. अब यही चीज हम लोग नेगेटिव डेविएशन के लिए एक बार और वर्कआउट कर दूं। द सेम थिंग विल अप्लाई फॉर नेगेटिव डेविएशन। तो जो नेगेटिव डेविएशन आइडियल सॉल्यूशन है, दिस इज रिफर्ड एज हाईएस्ट बॉइलिंग एजियोट्रॉप। This is referred as highest boiling azeotrope, ठीक है? So if it is highest boiling azeotrope, तो अब इसके लिए भी अगर प्लॉट बनाऊं बिल्कुल सेम प्रोसीजर से, तो ये हाईएस्ट बॉइलिंग एजियोट्रॉप है, तो इसका देखो जो एक्स ए और वाई ए का इक्वल वाला पॉइंट आ रहा है वो मैक्सिमा पे आ रहा है। these plots are experimental, तो हम ऐसे नहीं डिसाइड कर सकते कि कब मैक्सिमा कब मिनिमम आएगा। वो अंडरस्टूड है, अगर मैक्सिमम आएगा तो वो नेगेटिव डेविएशन ही होगा और मिनिमम आएगा तो पॉजिटिव डेविएशन होगा। तो हमने वाई एक्सिस पे फिर से बॉइलिंग पॉइंट प्लॉट किया हुआ है और एक्स एक्सिस पे हम प्लॉट कर रहे हैं मोल फ्रैक्शन। ठीक है, सो दिस इज टी ए नॉट, दिस इज टी बी नॉट और ये देखो आपका एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट वाला। यहाँ पे अगर हम लिखेंगे तो ये एक्स ए इक्वल टू 1 हो गया, यहाँ पे एक्स बी इक्वल टू 0, यहाँ पे एक्स ए इक्वल टू 0, एक्स बी इक्वल टू 1। ठीक है, सो जो हाईएस्ट आप यहाँ पे देखो ये वाला पॉइंट जो आ रहा है हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है इसका, दिस इज योर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। रूल वही है, यहाँ पे भी एक्स ए इक्वल टू वाई ए आ जाएगा। ये आपका लिक्विड फेज है, ये वेपर फेज है, ये लिक्विड फेज है, ये वेपर फेज है। और अगर एक्स ए इक्वल टू वाई ए आ जाएगा तो इसको हम लोग हाईएस्ट बॉइलिंग एजियोट्रॉप बोल रहे हैं यहाँ पे। तो जो मैंने लास्ट में आपको टेबल बनाई है ये बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर जहाँ पे हमने लिक्विड सॉल्यूशन डिस्कस करा। अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अगला टर्म लिखेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। राइट डाउन द नेक्स्ट टर्म कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ये चैप्टर का सेकेंड हाफ है। फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर वाज लिक्विड सॉल्यूशन, सेकेंड पार्ट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज देखो सॉल्यूशंस की ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो केवल नंबर ऑफ सॉलिड यूनिट्स पे डिपेंडेंट होती है। आपको ये पॉइंट लिखना है। So write down certain properties of the solutions
certain properties of the solutions, certain properties of the solutions are only dependent on, certain properties of the solutions are only dependent on, certain properties of the solutions are only dependent on number of solute units. Certain properties of the solutions are only dependent on number of solute units. ठीक है? Sir, would you repeat it, please? I said certain properties of the solutions are only dependent on number of solute units. Such properties are known as colligative properties. And there are 4 colligative properties. The first one is relative lowering of vapor pressure. Second one is elevation in boiling point. Third one is depression and freezing point. And the fourth one is osmotic pressure. So certain properties of the solutions are only dependent on number of solute units, known as colligative properties. And there are 4 colligative properties: relative lowering of vapor pressure, elevation in boiling point, depression in freezing point, and osmotic pressure. Relative lowering of vapor pressure, elevation in boiling point, depression in freezing point, and osmotic pressure. Sir, they are dependent on? Number of solute units. Okay, thank you. Number of solute units. ठीक है? मतलब आप solute की units कितनी है इससे फर्क पड़ रहा है. It can be glucose, it can be sucrose, it can be urea. If number of solute units are fixed, then these properties are fixed. So colligative properties solute के केवल number पे dependent है. और ऐसी केवल 4 colligative properties होती है. First one is relative lowering of vapor pressure, elevation in boiling point, depression in freezing point, and osmotic pressure. There are 4 properties. अब देखो इन properties को हम लोग सबसे पहले to start with we'll study them for ideal solutions. ठीक है? उसके बाद first we'll discuss these properties for ideal solutions. और एक बार ideal solution complete हो जाएगा बाद में हम लोग chapter के end में इसको non ideal solutions के भी study कर सकते हैं. तो वो जैसे point by point आएगा वैसे हम लोग study करेंगे. तो अभी सबसे पहले point पे लिखना है. So write down. Initially we'll study colligative properties. Initially we'll study colligative properties. Initially we'll study colligative properties. Initially we'll study colligative properties only for ideal solutions. Initially we'll study colligative properties only for ideal solutions. Okay. The next point we लिखो. For an ideal solution, solute should be non-volatile. Non-volatile मतलब जिसका वेपर नहीं बनेगा. So for an ideal solution, solute should be non-volatile.
and when solute is added up to solvent, there should be no dissociation or association of solute When solute is in the solution. तो दो मेन कंडीशन फॉलो करनी है. हम लोग चैप्टर की स्टार्टिंग में जो हम लोग सॉल्यूशंस पढ़ेंगे दैट इज फॉर आइडियल सॉल्यूशंस. तो मैंने लिखा इनिशियली विल स्टडी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज फॉर आइडियल सॉल्यूशंस. उसके बाद मैंने 2 पॉइंट बताया कि आइडियल सॉल्यूशन डिसाइड कैसे करना है हमें. तो डिसाइड करने का तरीका बताया. फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन सॉल्यूट शुड बी नॉन वोलेटाइल, एक पॉइंट. दूसरे पॉइंट में लिखा व्हेन सॉल्यूट इज एडेड टू सॉल्वेंट देयर शुड बी नो डिसोसिएशन और एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन. यानी सॉल्यूट का डिसोसिएशन या एसोसिएशन में से कोई भी केस नहीं होना चाहिए. डिसोसिएशन का मतलब ब्रेक होकर नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़नी नहीं चाहिए या एसोसिएट होकर नंबर ऑफ यूनिट्स कम नहीं होनी चाहिए. तो नंबर ऑफ सॉल्यूट्स पे चूंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंडेंट है, इसलिए हमारे पास जो सॉल्यूट है एक तो वो नॉन वोलेटाइल होना चाहिए, उसका वेपर नहीं बनना चाहिए. दूसरा ना तो वो डिसोशिएट करना चाहिए ना एसोसिएट करना चाहिए. ठीक है. अब ये दोनों कंडीशंस प्रैक्टिकली केवल डाइल्यूट सॉल्यूशंस के साथ अचीव होती हैं. सो यू मे से दैट वी आर स्टडीइंग फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस. Can you repeat the conditions once again? मैंने लिख दिया बोर्ड पे, देखो ना. फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन सॉल्यूट शुड बी नॉन वोलेटाइल, फर्स्ट पॉइंट. When solute is added to solvent, there should be no dissociation or no association for solute in the solution. अब ये दोनों कंडीशंस प्रैक्टिकली जो है वो डाइल्यूट सॉल्यूशंस के केस में अचीव होती हैं. तो प्रैक्टिकली हम लोग डाइल्यूट सॉल्यूशन को आइडियल सॉल्यूशन कंसीडर कर लेते हैं. थर्ड पॉइंट पे लिख लो. Practically dilute solutions are considered as ideal solutions. Practically dilute solutions are considered as ideal solutions. So for an ideal solution, solute should be non-volatile, एक condition. Solute अगर हमने solvent में add करा तो ना तो उसका dissociation होना चाहिए ना association होना चाहिए. नॉर्मली ऐसा प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस में अचीव नहीं कर पाते हैं. तो प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस में हम लोग अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन कहीं पे भी लिखा होगा तो उसे हम आइडियल सॉल्यूशन मान लेंगे. ठीक है. अब हम लोग सबसे पहले आइडियल सॉल्यूशंस के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे. सो स्टार्ट वन बाय वन. सबसे पहली प्रॉपर्टी लिखेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. Sir, can you repeat? हम लोग सबसे पहले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से स्टार्ट करेंगे. दिस इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. Thank you, sir. फर्स्ट प्रॉपर्टी जो मैंने लिखी है उसी को सबसे पहले टाइटल में लिखना है. सो फर्स्ट टाइटल इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. Relative lowering of vapor pressure. Relative lowering of vapor pressure. Write down the property.
Write down when a non-volatile, non-electrolyte solute is added up to, when a non-volatile, non-electrolyte solute is added to solvent to form an ideal solution, vapor pressure of solution decreases with respect to solvent. Vapor pressure of solution decreases with respect to solvent, known as lowering of vapor pressure. When a non-volatile solute, non-electrolyte solute is added to a solvent to form an ideal solution, vapor pressure of solution decreases with respect to solvent, known as lowering of vapor pressure. Let us say vapor pressure of solvent is, let's say, P naught. Vapor pressure of solution is, let's say, PS. So lowering of vapor pressure will be equal to P naught minus PS, and relative lowering of vapor pressure, relative हमेशा with respect to initial होता है. This is P naught minus PS by P naught. This is our colligative property. तो अगर हमने एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट को एक सॉल्वेंट में ऐड किया और एक आइडियल सॉल्यूशन बनाया, तो जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का वो डिक्रीज कर जाता है सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में. इसको बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट अगर हम P नॉट मान लें, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन PS ले लें, तो जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आएगा दैट इज P नॉट माइनस PS, और जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आएगा दैट इज P नॉट माइनस PS बाई P नॉट. इसको हम लोग बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. ठीक है. अब राउट्स लॉ के हिसाब से जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के इक्वल होता है. तो नेक्स्ट पॉइंट पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ. अब ये दूसरा राउट लॉ है जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में अप्लाई होता है. सॉल्यूशंस की ज्यादातर स्टडी राउट नहीं करेंगे तो मेजर जगहों पे लॉ सेम वर्कआउट करेगा. सो अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ, relative lowering of vapor pressure is equal to mole fraction of solute. Sir, can you repeat again? I said according to Raoult's law, relative lowering of vapor pressure is equal to mole fraction of solute. So if I'll write it mathematically, it is P naught minus PS by P naught is equal to mole fraction of solute. और इसको हम लोग लिख सकते हैं moles of solute upon moles of solute plus solvent. यहाँ पे small n जो है वो moles of solute है और जो capital N है वो moles of solvent है. तो आपको
तो फाइनली ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट is approximately equal to n upon capital N for dilute solutions. क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन के केस में जो सोल्यूट के मोल्स हैं वो सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल होंगे, we can apply formula P naught minus PS by P naught equal to small n by capital N. थोड़ा कैलकुलेट करना आसान हो जाता है, we can follow this formula. अगर इसी को एग्जैक्ट लिखना होता है तो एग्जैक्ट फॉर्मूला है P naught minus PS by P naught is equal to mole fraction of solute which is n upon n plus n. क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम दोनों में से कोई भी फॉर्मूला जरूरत पड़ सकता है आपको यूज करने के लिए। अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन गिवन होगा तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन नहीं गिवन होगा तो सेकंड वाला फॉर्मूला यूज कर लीजिए। Relative lowering of vapor pressure is equal to mole fraction of solute, not directly proportional. Relative lowering of vapor pressure is equal to mole fraction of the solute, not proportional. तो relative lowering of vapor pressure होता है वो mole fraction of solute के equal होता है। So relative lowering of vapor pressure is equal to mole fraction of solute. Mole fraction of solute हम लोगों ने n upon n plus n पुट किया। डाइल्यूट सॉल्यूशन के केस में मोल्स ऑफ सोल्यूट जो है वो सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल होंगे, सो यू कैन सिंपली राइट P naught minus PS by P naught is equal to n upon n plus n लिखो या approximately n by n लिख सकते हैं। मैंने सेकेंड पॉइंट में बोला कि अगर हमारा डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा तो जो मोल्स ऑफ सोल्यूट है वो नेग्लिजिबल हो जाएगा सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में। तो हमने फॉर्मूला लिखा n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल n, तो स्मॉल n की वैल्यू अगर कैपिटल n के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल है वी कैन सिंपली राइट कैपिटल n ओनली। ठीक है, अभी क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम इसमें थोड़ा सा और ट्रिक अप्लाई करते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली हम लोग और एडजस्ट करते हैं, मैं आपको फिर से सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। हमारे पास इक्वेशन है P naught minus PS by P naught is equal to moles of solute upon moles of solute plus solvent। अब आप क्या करो, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। जब आपने इसको रेसिप्रोकेट करके एक बार लिखा तो हम लोग लिखेंगे P naught upon P naught minus PS is equal to n plus n by n। ठीक है, अब इस वाले साइड को अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो वी कैन राइट 1 प्लस कैपिटल N अपॉन स्मॉल n। 1 को अगर लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दूं इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद आप एलसीएम ले लो तो इट बिकम्स P naught minus P naught plus PS by P naught minus PS is equal to n by small n को दिया जाएगा PS अपॉन P naught minus PS is equal to कैपिटल N अपॉन स्मॉल n। और फिर से रेसिप्रोकेट करके लिख दो। ये देखो एग्जैक्ट फॉर्म आ जा रहा है, इसमें कैलकुलेशन भी कम हो रही है और रिजल्ट भी एग्जैक्ट है। तो क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। बट प्रॉब्लम है that P naught minus PS by PS is not a colligative property। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है और आप जानते हो रिलेटिव हमेशा इनिशियल वैल्यू के रिस्पेक्ट में लिखा जाता है। बट क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैथमेटिकली P naught minus PS by PS की वैल्यू स्मॉल n अपॉन कैपिटल N आ रही है, या फिर P naught minus PS by P naught की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली n by n आती है, या फिर P naught minus PS by P naught is equal to n upon n plus n होता है। So these are three formulas
जो आपको एज पर द नीड ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा. फर्स्ट वन इज मोस्ट प्रिफर्ड, अदरवाइज सेकंड और थर्ड भी यूज किया जाता है. So that is as per the options. अगर ऑप्शन में अप्रोक्सीमेट आंसर दिया है तो आप सेकंड और थर्ड फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो. एग्जैक्ट आंसर दिया है तो फर्स्ट एंड थर्ड यूज करना पड़ेगा. Sir, do we have to copy There is no मैथमेटिकल कन्वर्जन है, आपको कोई डिराइव करने के लिए कभी नहीं आएगा. आपको Okay, सिंपली sir. रिजल्ट याद करने लास्ट वाले. मैंने Yes, आपको sir. ऑल्दो सॉल्व करना बता दिया, खास बात नहीं है. जो पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इक्वल टू एन अपॉन एन प्लस एन का फॉर्मूला उसको रेसिप्रोकेट कर दो. रेसिप्रोकेट मतलब Okay, sir. क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख दो. बाद में Okay, एलसीएम sir. करके वन अलग कर दो, वन को राइट साइड लेके एलसीएम लेके सॉल्व कर लो. बट Okay, आपको कभी भी एग्जाम में इसको सॉल्व नहीं करना है, आपको फॉर्मूले 3 याद रखने हैं बिकॉज क्वेश्चन हमेशा फॉर्मूले से सॉल्व होगा. इंपॉर्टेंट बात बस ये है कि आपको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये स्मार्टनेस है. अगर आपको एग्जैक्ट आंसर निकालना है देन इन दैट केस यू हैव टू सॉल्व आइदर बाय फॉर्मूला 1 और फॉर्मूला 3. अप्रोक्सीमेट आंसर निकालना है, फॉर्मूला 2 विल आल्सो वर्क. ट्राई टू यूज फॉर्मूला 1 मोस्ट ऑफ द टाइम, बट उसमें एक प्रिकॉशन लेनी है कि अगर किसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो उसमें केवल एक ही आंसर मार्क करना है, पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट. उसमें आप पी नॉट नहीं मार्क कर सकते, पी एस नहीं मार्क कर सकते, पी नॉट माइनस पी एस नहीं मार्क कर सकते, पी नॉट माइनस पी एस बाई पी एस नहीं मार्क कर सकते. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी केवल एक ही है, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, व्हिच इज पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट. Okay, sir. Thank you. ठीक है, नोट कर लिया. उसके बाद एक क्वेश्चन लिखिए. So now write down a question. How many grams of glucose must be added up to 100 gram of water? How many grams of glucose must be added up to 100 gram of water? How many grams of glucose must be added up to 100 gram of water so that vapor pressure of the solution becomes 750 mm mercury at 100 degrees Celsius. How many grams of glucose must be added up to 100 gram of water? How many grams of glucose must be added up to 100 gram of water so that vapor pressure of the solution becomes 750 mm mercury at 100 degrees Celsius?
ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन में जो मेन ट्रिक है वो ये है कि आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और आप जानते हो बॉइलिंग पॉइंट पे जो वेपर प्रेशर होता है वो एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होता है। तो उसका मतलब यहाँ पे पी नॉट की वैल्यू हम लोग 760 mm मरकरी यूज करेंगे। अब ये एक इंपॉर्टेंट ट्रिक है क्वेश्चंस में, ठीक से समझ लो। अगर किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट दे दिया जाएगा तो उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो हमेशा एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होगा, which is 760 mm mercury or simply 1 atmosphere. Is that clear? तो यहाँ पे boiling point of water is 100 degree Celsius. Sir, हाँ बेटा, above you have in the question you have given 750 mm of mercury and here you have written P. see, notice it carefully. This is for solution. I have written it for water. Oh, This is for sir. solvent. Okay, sir. So for solving the question, you need PS. That PS value is given to you 750 mm mercury. This is a trick in most of the question. अगर हमें P नॉट वैल्यू क्वेश्चन में नहीं देना होता है तो हम क्या करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट इक्वल कर देते हैं। सो 100 डिग्री सेल्सियस इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो प्योर वाटर का अगर वेपर प्रेशर लिखना है तो दैट विल बी इक्वल टू 1 atm एट 100 डिग्री सेल्सियस। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आपको 750 दिया हुआ है, देन सिंपली अप्लाई द फार्मूला P नॉट माइनस PS बाय PS इज इक्वल टू मोल्स ऑफ ग्लूकोज अपॉन मोल्स ऑफ वाटर, व्हिच इज सिंपली 760 माइनस 750 अपॉन 750 is equal to x gram of glucose, molecular mass 180, 100 gram of water, molecular mass of 18. Yes, sir. Thank you. So from here, if you'll get x is equal to, I think 1000 by 75. So I didn't understand. 40 by 3, I think. Yeah, 13.33. हाँ, मोल्स में निकालोगे तो करेक्ट। आपसे हाउ मेनी ग्राम्स पूछा है तो कैलकुलेट द मास। So this comes out to be 13.33 grams. ये एक मेन टेक्निक है, इसको दिमाग में सेट कर लो। मेजॉरिटी ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इसको ट्रिक की तरह यूज किया जाता है। एंड द ट्रिक इज सिंपल। किसी भी लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट पे उसका वेपर प्रेशर अगर आपको कभी भी पुट करना पड़ेगा, सो वील ऑलवेज पुट हियर व्हाट P डॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, व्हिच इज 760 mm मरकरी। अगर एटमॉस्फेयर में डालना होगा तो 180 mm, मरकरी प्रेशर में डालना है तो 76 मिलीमीटर और 760 सेंटीमीटर। वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन में जैसे डेटा दिया होगा वैसे यूज करना। सर फिर से That बोलो okay? ना ये। मैंने बोला किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है उस टेम्परेचर पे अगर आपको कभी भी वेपर प्रेशर रिक्वायर्ड होगा तो दैट विल बी ऑलवेज 180 m और 760 mm मरकरी। ओके, इसके बाद देखो हमारा जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है इसको मेजर करने की एक टेक्निक होती है जिसको हम लोग बोलते हैं ओस्टवाल्ड वॉकर्स मेथड। ओस्टवाल्ड वॉकर्स मेथड। ऑल्दो ये एनसीईआरटी बुक से अभी एक्सक्लूड हो गया है, तो इट्स अप टू यू, इफ यू विश यू मे लर्न और यू मे लीव आल्सो। बट एक सिंपल सा ट्रिक है इसलिए सिखा दे रहा हूँ। अगर आपको समझ आ जाता है तो ट्रिक याद रखिएगा, नहीं आता है तो अभी यू मे से कि अभी एनसीईआरटी बुक से एक्सक्लूड कर दिया है, इट मे बी पॉसिबल कि फ्यूचर एग्जाम्स में ना आए, बट बुक्स में क्वेश्चंस अवेलेबल है इसलिए मैं आपको सिखा दे रहा हूँ। सो दिस इज एन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक टू मेजर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अगर आपको उसकी यूटिलिटी लिखनी है तो उसकी यूटिलिटी ये है, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है। एक्सपेरिमेंटल टेक्निक
to measure relative lowering of vapor pressure. चूंकि एक्सपेरिमेंट है तो मैं आपको इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप समझा रहा हूँ थोड़ा सा. Although it is not needed with respect to examination, सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ. अगर आपको क्लिक कर जाता है तो इट्स गुड, नहीं करता है तो इट इज़ नॉट नीडेड, बिकॉज एग्जामिनेशन में आपसे कोई एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर नहीं पूछेगा. क्वेश्चंस आते हैं, उसको सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बता दूंगा लास्ट में. बट अभी थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आपका आ जाएगी कैसे मेजर करते हैं, तो मैं उसके लिए आपको थोड़ा सा इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप समझाने की कोशिश करता हूँ. If it clicks to you, it's good. If not, then that is not a problem. देखो इसमें क्या करते हैं कि पहले हम लोग एक फ्लास्क में सॉल्वेंट फिल करते हैं, एक फ्लास्क में सॉल्यूशन फिल करते हैं और एक डिहाइड्रेटिंग कॉलम अप्लाई करते हैं. ऐसा हमारा एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप होता है जिसमें कोनिकल फ्लास्क में हम लोग सॉल्वेंट और सॉल्यूशन फिल करते हैं और एक यू ट्यूब के अंदर डिहाइड्रेटिंग एजेंट फिल कर देते हैं. So, हमने सबसे पहले वाले फ्लास्क में सॉल्यूशन फिल कर रखा है, सेकेंड वाले फ्लास्क में हमने सॉल्वेंट फिल कर रखा है और थर्ड वाले फ्लास्क में हमने थर्ड वाले फ्लास्क में हमने और थर्ड वाले कॉलम में हमने डिहाइड्रेटिंग एजेंट फिल कर रखा है. सो यू हैव थ्री सब्सटेंसेस, एक सॉल्यूशन, एक सॉल्वेंट और एक डिहाइड्रेटिंग कॉलम फिल कर रखा है. तो आप देखो हमने पहले क्या करा कि जो सॉल्यूशन चैम्बर है उससे हमने एक ड्राई एयर पास कर रखी है. अब जब यहाँ से ड्राई एयर इसके अंदर एंट्री करेगी तो आपको पता है सॉल्यूशन चैम्बर के ऊपर जो वेपर प्रेशर होगा दैट विल बी इक्वल टू PS. इसके ऊपर वेपर कलेक्ट होगी जिसकी वजह से वेपर प्रेशर आएगा PS. इसके ऊपर भी वेपर कलेक्ट होगी, इसका वेपर प्रेशर होगा P डॉट. तो यहाँ से जब एयर बाहर निकलेगी तो उसके पास PS के बराबर का वेपर प्रेशर होगा. जब इस फ्लास्क में एंट्री कर रहे होंगे तो उसके पास वेपर प्रेशर PS होगा और जब इस फ्लास्क से बाहर निकलेंगे तो इस फ्लास्क के अंदर वेपर प्रेशर P नॉट है, तो एयर के पास वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा P नॉट. और फिर यहाँ से जो एंट्री कर रहा होगा उसके पास वेपर प्रेशर होगा P नॉट. और फाइनली डिहाइड्रेटिंग कॉलम से जब वाटर बाहर निकलेगा तो इट विल बी अ ड्राई एयर. ठीक है, ये पूरा एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है जिसको हम लोग बोलते हैं ओस्टवार्ड वॉकर्स मेथड. इन दिस मेथड हमने एक सॉल्यूशन लिया हुआ है, एक सॉल्वेंट लिया हुआ है और फिर एक डिहाइड्रेटिंग कॉलम रखा हुआ है. अभी पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप मैंने ड्रॉ किया, बस आपको सिर्फ समझ लेना. अगर आप अभी ड्रॉ नहीं कर पाओगे तो इट इज नॉट नीडेड, मैं आपको बाद में स्क्रीनशॉट भेज दूंगा तो आप ड्रॉ कर लेना. अदरवाइज ड्राइंग इज नॉट रेलेवेंट क्योंकि एनसीईआरटी बुक से ये चीज़ हटा दी गई है. तो आपके बोर्ड एग्जाम में या थ्योरेटिकल पेपर में जहाँ पे आपको थ्योरी लिखना होता है वहाँ ये चीज़ नहीं आ सकती. सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट समझना है क्योंकि क्वेश्चंस में ये चीज़ पूछी जा सकती है, वो भी टिपिकल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में. अदरवाइज थोड़ा सा आउटडेटेड है, बट क्योंकि रेलेवेंट है चैप्टर से इसलिए बता दे रहा हूँ आपको. सो द पॉइंट इज कि पहले हमने क्या करा, एक फ्लास्क लिया जिसमें सॉल्यूशन भरा, एक दूसरा फ्लास्क लिया जिसमें सॉल्वेंट भरा और एक तीसरी यू ट्यूब लिया जिसमें डिहाइड्रेटिंग एजेंट भरा. डिहाइड्रेटिंग एजेंट मतलब जो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा. सॉल्यूशन वाले चैम्बर में हमने एक ट्यूब लगा के ड्राई एयर पास करी. तो ड्राई एयर पास करोगे तो सॉल्यूशन के ऊपर देखो वेपर प्रेशर PS है, तो एयर क्या करेगा PS के बराबर का मॉइस्चर कैरी करके फ्लास्क से बाहर आ जाएगा. फिर जो एयर उस वाले चैम्बर से निकल रही है उसको सॉल्वेंट चैम्बर में पास कर दिया. तो जब एयर एंट्री कर रही है तो उसके पास वेपर प्रेशर PS है, तो सॉल्वेंट चैम्बर से बाहर निकलेंगे तो वेपर प्रेशर P नॉट है. फिर मैंने उसको डिहाइड्रेटिंग एजेंट में डाला तो उसने वेपर प्रेशर P नॉट कैरी करते हुए एंट्री करी और जब एग्जिट करी तो ड्राई एयर बन के बाहर आ गई.
तो उसमें देखो 3 पॉइंट नोटिस करने के होते हैं। सबसे पहली चीज, लॉस इन मास ऑफ सॉल्यूशन चैम्बर जो होता है ये प्रोपोर्शनल टू पीएस होगा, क्योंकि जितना मॉइस्चर कंटेनर से बाहर निकला उतना ही लॉस होगा मास में। दूसरा है दैट इन मास ऑफ सॉल्वेंट चैम्बर। देखो सॉल्वेंट चैम्बर में जब एयर एंट्री कर रही थी तो उसके बाद वेपर प्रेशर पीएस था, और जब एग्जिट कर रहा था तो वेपर प्रेशर पी नॉट था। तो डिफरेंस कितना हुआ, पी नॉट माइनस पी एस, इतना उसने मॉइस्चर सॉल्वेंट चैम्बर से निकाला, ये लॉस इन सॉल्वेंट चैम्बर हो गया। और थर्ड पार्ट अगर हम लिखेंगे विच इज गेन इन मास ऑफ डिहाइड्रेटिंग कॉलम, तो ये प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा पी नॉट। फिर से समझ लो, देखो सॉल्यूशन चैम्बर में जब ड्राई एयर एंट्री करी उसके पास कोई भी मॉइस्चर नहीं था, लेकिन जब सॉल्यूशन चैम्बर से बाहर निकली के पास जो मॉइस्चर है वो किसके बराबर है, पीएस के बराबर का। तो जो लॉस इन मास हुआ दैट इज प्रोपोर्शनल टू पीएस। सॉल्वेंट चैम्बर में एंट्री कर रहे हैं तो मॉइस्चर किसके बराबर है, पीएस के बराबर है, और जब एग्जिट कर रहे हैं तो कितना है, पी नॉट। तो इस कंटेनर से कितना अमाउंट उठाया, पी नॉट माइनस पीएस। और जो थर्ड चैम्बर है अगर हम उस पर पहुंचेंगे तो थर्ड चैम्बर में क्या हो रहा है कि डिहाइड्रेटिंग कॉलम है, तो पहले पी नॉट एंट्री कर रहा है और बाद में ड्राई एयर बन रही है, तो जितना भी मॉइस्चर है वो पूरा एब्जॉर्ब हो गया, तो प्रोपोर्शनल टू पी नॉट। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इज इक्वल टू एन बाई एन, और एक पी नॉट माइनस पी एस बाई पी एस। तो अगर हमने इन दोनों डेटा को यूज किया और क्वेश्चन सॉल्व किया पी नॉट माइनस पी एस बाई पी एस इज इक्वल टू एन बाई एन, तो इससे भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। और अगर ये दोनों डेटा यूज किए तो पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इज इक्वल टू एन अपॉन एन प्लस एन। क्वेश्चन में जो भी दो इन्फॉर्मेशन गिवन होंगे उससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा लॉस इन सॉल्यूशन चैम्बर, तो उसको पीएस की जगह पुट कर देना है। लॉस इन सॉल्वेंट चैम्बर, तो उसको पी नॉट माइनस पीएस की जगह पुट करना है। और अगर गेन इन डिहाइड्रेटिंग कॉलम दिया हुआ तो उसको, अगर ये तीन लाइन आप समझ जाते हो तो इट इज मोर देन इनफ। और जो अर्लियर इट वाज इन एनसीईआरटी बुक बट नॉट एलिमिनेटेड, उस क्रिटिकल पार्ट तो आपसे नहीं पूछ सकते। क्वेश्चन के पार्ट से बस केवल देना है कि अगर लॉस इन मास इन सॉल्यूशन चैम्बर देखेंगे तो वो प्रोपोर्शनल टू पीएस आएगा, क्योंकि पहले ड्राई एयर एंट्री हुई और पीएस के बराबर का मॉइस्चर बाहर निकला, तो जितना भी वेट लॉस हुआ वो पीएस के प्रोपोर्शनल आएगा। सॉल्वेंट चैम्बर में जब एयर एंट्री कर रही है तो उसके पास प्रेशर पीएस है, जब एक्सिट कर रही है तो प्रेशर पी नॉट है, तो डिफरेंस ऑफ प्रेशर पी नॉट माइनस पीएस सॉल्वेंट चैम्बर से उठाया, तो सॉल्वेंट चैम्बर में जो लॉस होगा वो पी नॉट माइनस पीएस के प्रोपोर्शनल आएगा। डिहाइड्रेटिंग कॉलम में जब एंट्री कर रहा है तो पी नॉट है, और जब एक्सिट कर रहा है तो ड्राई एयर हो गया है, मतलब पूरा का पूरा मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो गया है, तो इस केस में जो गेन इन मास होगा वो प्रोपोर्शनल टू पी नॉट हो जाएगा। बस इतनी बात आपको समझनी है। थ्योरी वाइज अगर समझ रहे हैं तो अच्छी बात है, बिकॉज ठीक है, मतलब अंडरस्टैंडिंग अच्छा रहेगा। अदरवाइज क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैंने लास्ट 3 पॉइंट लिखे हैं वो आपको एकदम क्लियर होने चाहिए। दोनों में से कोई एक फॉर्मूला लगा के आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम फर्स्ट फॉर्मूला यूज होकर सॉल्व होगा। So can you show the upper slide? First slide means last one. इसके पहले वाला। This one. This one. This was question. अगर कुछ मिस हो गया तो मैं अभी पूरे लेक्चर नोट की स्लाइड्स आपको सेंड कर दूंगा, परेशान मत हो। इसमें लास्ट में बस एक पॉइंट और लिखना है, दिस इज परसेंटेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। एक्सप्लेनेशन बहुत सिंपल है। देखो मैंने आपको बताया हमारे पास एक सॉल्यूशन चैम्बर है, एक सॉल्वेंट चैम्बर और एक डिहाइड्रेटिंग कॉलम है, ठीक है। द प्रोसेस इज कि जब हमारे पास ड्राई एयर एंट्री कर रहा है तो मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं है एयर के अंदर, जब बाहर निकल रहा है तो पीएस है, तो मॉइस्चर कितना कंटेनर से उठाया, प्रोपोर्शनल टू पीएस। जब सॉल्वेंट चैम्बर में एंट्री कर रहा है तो पीएस है, एग्जिट कर रहा है तो पी नॉट है, तो डिफरेंस कितना हुआ, पी नॉट माइनस पीएस। ये कहाँ से निकाला, सॉल्वेंट चैम्बर से, तो सॉल्वेंट चैम्बर में जो लॉस होगा वो प्रोपोर्शनल टू पी नॉट माइनस पीएस।
और जब डिहाइड्रेटिंग कॉलम में एंट्री कर रहे हैं तो प्रेशर पी नॉट है, एग्जिट कर रहे हैं तो ड्राई एयर है, तो डिफरेंस कितना 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 प्रेशर अंदर एब्जॉर्ब हुआ वाटर का, पी नॉट, तो गेन इन मास विल बी प्रोपोर्शनल टू पी नॉट। अगर फर्स्ट टू डेटा गिवन है तो आपको पहला फॉर्मूला लगाना है, पी नॉट माइनस पी एस बाई पी एस इक्वल टू एन बाई एन, मतलब जहाँ पे भी पी नॉट माइनस पी एस पुट करना है वहाँ पे लॉस इन मास ऑफ सॉल्वेंट चैम्बर लिखना है, और जहाँ पी एस लिखना है वहाँ लॉस इन मास ऑफ सोल्यूशन चैम्बर लिखना है। दैट इज इट, बस 2 पॉइंट याद होगा तो सवाल सॉल्व, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं आ सकता। बहुत यूजुअल क्वेश्चन है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। आज मैं आपके साथ जो असाइनमेंट शेयर करूंगा उसमें क्वेश्चन नंबर्स लिख दूंगा, वो आप सॉल्व करिएगा तो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे। नाउ द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर, दिस पोर्शन इज परसेंटेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। एक टर्म और लिख लीजिए, कभी कभी इस पे क्वेश्चन आता है। दिस इज कॉल्ड परसेंटेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। सिंपल टर्म में हम सब जानते हैं बट थोड़ा सा टेक्निकल है ये। परसेंटेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब, एक्चुअली में ह्यूमिडिटी का मतलब आप समझते हो ना, मॉइस्चर कंटेंट इन एयर। सो परसेंटेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी टाइटल लिख लीजिए नेक्स्ट टर्म। उसमें एक टर्म है ह्यूमिडिटी, दिस इज कॉल्ड मॉइस्चर कंटेंट इन एयर। बट अगर कभी भी आपको परसेंटेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी कैलकुलेट करनी होगी तो उसका तरीका होता है partial pressure of water in air at T degree Celsius divided by vapor pressure of water at T degree Celsius into 100. This is referred as percentage relative humidity. क्योंकि आपको पता है कि जो वाटर का मैक्सिमम वेपर पार्शियल प्रेशर हो सकता है वो कितना हो सकता है, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर ज्यादा प्रेशर तो वाटर का हो ही नहीं सकता। तो जो मैक्सिमम मॉइस्चर एयर कंटेंट, एयर के अंदर जो मैक्सिमम मॉइस्चर कंटेंट हो सकता है वो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर के बराबर हो सकता है, और जो एक्चुअल मॉइस्चर कंटेंट है उसका पार्शियल प्रेशर निकाल लो। तो जो पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर अपॉन वेपर प्रेशर ऑफ वाटर गिवन टेंपरेचर पे अगर लिखेंगे तो इस रेशियो को बोलेंगे रिलेटिव ह्यूमिडिटी। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। समझ आया? ह्यूमिडिटी का मतलब होता है मॉइस्चर कंटेंट इन एयर। तो जैसे मैंने बोला 40% ह्यूमिडिटी है, तो 40% ह्यूमिडिटी का मतलब ये नहीं होता कि एयर का 40% है, नॉट लाइक दैट। 40% ह्यूमिडिटी का मतलब हुआ कि एयर के अंदर जो मैक्सिमम मॉइस्चर आ सकता है वो कितना हो सकता है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर के बराबर, उसका 40% है। समझ आया? So whenever we say relative humidity or percentage relative humidity, it simply means कि जितना मैक्सिमम मॉइस्चर कंटेंट एयर के अंदर जा सकता है उसका कितना परसेंट प्रेजेंट है। दिस इज कॉल्ड परसेंटेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। Can you show the previous slide? Just a minute. This one, right? No, sir, the head one.